एडवांटेजेस आपने बताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये सवाल है मई जून 2017 पेपर 3-2 का। वो कह रहे हैं दो एडवांटेज बताओ एंड दो डिसएडवांटेज बताओ अगर रिचर्ड अपनी बिजनेस की जो अपनी सिस्टर का बिजनेस है उसको सेटअप करने में वो हेल्प करता है। दो एडवांटेज बताओ एंड दो डिसएडवांटेज बताओ। तो दो एडवांटेज क्या हो सकते हैं? एक तो एडवांटेज ये हो सकता है, पहला जो एडवांटेज हो सकता है, नंबर वन एडवांटेज जो हो सकता है, पहला एडवांटेज, he can maintain a low inventory level. He can maintain a low inventory level as he can get some item he can maintain a low inventory level low inventory level चाहिए. he can maintain a low inventory level and he can overcome over obsolete stock. सर ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है? अगर आपको याद हो उसकी जो ओपनिंग इन्वेंटरी थी फिनिश गुड की, उसकी जो ट्रांसफर प्राइस थी वो आ रही थी 38,400, अगर आपको याद हो। ठीक है, 38,400 आ रही थी। मेरी आवाज आ रही है आसिफ बेटा? जी सर। और जो इसकी क्या नाम है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही थी, आई थिंक सो वो कितनी आ रही थी? 54,000 आ रही थी। मतलब साल के आखिर में इसके पास माल क्या हो रहा था? ज्यादा बच रहा था। तो अगर वो अपनी सिस्टर की बिजनेस की हेल्प करता है तो इससे क्या हो जाएगा? इसकी इन्वेंट्री का लेवल लो हो जाएगा। ठीक है, और यानी इन्वेंट्री का बढ़ना क्या शो करता है? इन्वेंट्री का बढ़ना ये शो करता है कि आपका माल सेल नहीं हो रहा। और फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो मार्केट में चेंजेस आती हैं, फैशन में चेंजेस आती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसके लिए अगर माल नहीं बिका। तो ये अपना माल अगर सिस्टर को देगा तो इससे फायदा ये होगा, इसके पास इन्वेंट्री लेवल लो से लो मेंटेन होगा, मतलब रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क ऑब्सोलीट होने का, इन्वेंट्री के खराब होने का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आउट ऑफ फैशन होने का कम हो जाएगा। यहां तक मेरे साथ है? यहां तक मेरे साथ है? दूसरा, जी सर। he can also benefit from her sister experience now और later। क्या मतलब है? वो अपनी बिजनेस की हेल्प करेगा, उसकी बहन जो है बिजनेस करेगी, और उसकी बहन अगर सक्सेसफुल जाती है किसी दूसरे मार्केट में तो उसको पता लगेगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्नीचर डिमांड कर रहे हैं, अभी भी कुछ मार्केट ऐसी है जहां डिमांड है फर्नीचर की। तो इससे उसको फायदा क्या होगा कि एक तो ये फायदा हो जाएगा, उसे पता लगेगा कि भाई न्यू मार्केट भी है। न्यू मार्केट से मुराद, मैं अगर बिजनेस नई जगह पे करना चाहूँ तो मैं नई जगह भी जा सकता हूँ। सेकेंडली उसको ट्रेंड का पता लगेगा कि क्या ट्रेंड है, क्या चेंजेस आ रही हैं, लोग किस तरह की चीज डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी सिस्टर बिजनेस कर रही है तो वो उसको बताती रहेगी भाई लोग ये चीज बोल रहे हैं, ये चीज ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो अपने यूज में भी वो एक्सपीरियंस ला सकता है। यहाँ तक मेरे साथ है? यहाँ तक बेटा मेरे साथ है? मैं थ्योरी जो करवा रहा हूँ उसका जी मेन सर। मकसद क्या है? देखिए, थ्योरी का मेन मकसद क्या है कि आप मार्क्स लूज करेंगे, हर तरीके से आपने अच्छा काम करना है। ये आखिरी साल है, आखिरी साल को बेहतरीन समझ के करना है, बेहतरीन, नो मिस्टेक पॉलिसी। ठीक है, अच्छा जी, अब डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है?
अगर वो अपनी सिस्टर बिजनेस की हेल्प करेगा तो इससे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? नंबर वन डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि क्या नाम है, हो सकता है उसके कुछ कस्टमर्स, उसके कुछ कस्टमर स्पेशली फैमिली मेंबर्स, बेटा जब हम बिजनेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अपन बाहर के लोगों को बेचते हो, अपने खानदान के लोगों को भी दे सकते हैं ना माल, चाचा को, मामा को, भांजे को, भांजी को, भाभी को, ऐसा भी तो है ना, बहनोई को, उनको भी तो फर्नीचर चाहिए होगा ना, वो किससे खरीदेंगे? जाहिर बात है फैमिली बिजनेस से ज्यादा खरीदेंगे। सो हो सकता है कुछ कस्टमर्स उसके क्या हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, स्पेशली फैमिली मेंबर जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं किस बिजनेस की तरफ, सिस्टर बिजनेस की, सिस्टर के बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाएं। हो सकता है इसके चाचा का लगा हो जो ज्यादातर उस तरफ हो, और चाचा जो है बजाय इससे बाय करने के सिस्टर से बाय करना शुरू कर दे, मामा जो है मामू वो हो सकता है सिस्टर से बाय करना शुरू कर दे। सो कुछ कस्टमर हो सकता है बजाय इससे माल लेने के सिस्टर से माल लेना शुरू कर दें। यहाँ तक मेरे साथ ठीक है? अच्छा दूसरी बात, जब ये सिस्टर को माल देगा तो इसके पास इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब इन्वेंट्री लेवल लो हो जाएगा, इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, इसके पास लो हो जाएगा। जब इन्वेंट्री लेवल लो हो जाएगा तो खुदा न खास्ता अगर डिमांड में इंक्रीज होता है, कभी गवर्नमेंट का कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाता है या फिर वक्त के साथ साथ लोग फर्नीचर का यूजेज बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है ये सही तरीके से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, तो उसके पास वैसे ही माल कम पड़ा हुआ होगा क्योंकि बहन को बेचा हुआ था, तो ये उसको नहीं सेल कर पाए, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। इससे भी इसका इमेज, इससे भी हो सकता है कि फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो कम हो जाए। यहां तक मेरे साथ है? सर पहला पॉइंट समझाएं। पहला पॉइंट ये था, डिसएडवांटेज में मैंने ये बताया था, अगर ये अपनी सिस्टर नहीं की सर, हेल्प करता है। एडवांटेज। एडवांटेज में बता चुका हूँ, वीडियो में देख लेना। मेरे पास टाइम का है, मुझे एक और थ्योरी का सवाल भी करवाना है, सो आप वीडियो में देख ओके लीजिएगा, सर। समझ में आ जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, ये दो पॉइंट समझ लिए कि अगर वो इन्वेंट्री लेवल को लो मेंटेन करता है तो इन्वेंट्री लेवल को लो मेंटेन करने से ये हो सकता है कि अगर इंक्रीज इन डिमांड आता है, लोग फर्नीचर की डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं, इसके कुछ कस्टमर्स आते हैं और बोलते हैं यार हमें फर्नीचर चाहिए, घर में कोई इवेंट हो रहा है, फला हो रहा है, उसके लिए चाहिए, और अगर इसने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो हो सकता है वो उनको लूज कर जाए, ऐसे कस्टमर्स उसको छोड़ के चले जाए। ठीक है? बाकी एडवांटेज का पहला पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। एडवांटेज का पहला पॉइंट ये था हम बेटा कि इसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 38,400 और अभी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आनी है फिनिश गुड की वो है 54,000। सो अगर ये अपनी सिस्टर की बिजनेस की हेल्प करता है तो उसके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, लाइक साल के शुरू में कम थी, साल के आखिर में ज्यादा थी, तो वो ओवरकम कर सकता है, जो उसके पास हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री उसको ओवरकम कर सकता है, यानी उसकी इन्वेंट्री का लेवल कम हो जाएगा। आपका माल जितना सेल हो उतना अच्छा है, जितना बचे उतना अच्छा नहीं है, जितना सेल हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। और पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, और स्पेशली फर्नीचर, फर्नीचर की मार्केट में चेंजेस आती रहती हैं, लोगों की, लोग पहले भारी फर्नीचर डिमांड करते थे, अब हल्का फर्नीचर डिमांड करते हैं, पहले वुड कलर में डिमांड कर रहे थे, अब कलरफुल डिमांड कर रहे होते हैं, तो फर्क आता रहता है। तो बेहतरीन काम ये कि आप जल्द से जल्द अपना माल निकालें, बचाए नहीं। तो इसको क्या बेनिफिट होगा, इसकी जो ये हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन हो रहा है ना, ये कम हो जाएगा। ठीक है? यहां तक मेरे साथ है? जी सर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, बाकी बाकी मार्क्स स्कीम में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मार्क्स स्कीम में कुछ पॉइंट ये लिखे हुए हैं कि कंपटीशन में इजाफा हो जाएगा, अगर अपनी सिस्टर की हेल्प करेगा कि वो भी बिजनेस शुरू कर ले तो इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन में इजाफा हो जाएगा, कंपटीशन में इजाफा हो जाएगा तो प्राइस वॉर हो जाएगी। जाहिर है उसको भी सामान बेचना है ना, वो अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए क्या करेगी, प्राइसेस कम भी कर सकती है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा मास्क की में ये कुछ पॉइंट लिखे हैं वो बता देता हूँ। मास्क में ये लिखा हुआ है, अगर सिस्टर का बिजनेस फेल हो जाता है, सिस्टर का बिजनेस फेल हो जाता है तो क्या ख्याल है, पैसे मिल जाएंगे इसको जो माल इसने बेचा होगा? ही माइट नॉट गेट पेड, क्योंकि बिजनेस फेल हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसको पैसे नहीं मिल पाए। ठीक है?
तो हमें बेसिकली दो एडवांटेज एंड दो डिसएडवांटेज बताने थे, दो एडवांटेज एंड दो डिसएडवांटेज बताने थे, तो ये तो चार हो गए। तो आप दो एडवांटेज ऊपर के लिख लें एंड दो डिसएडवांटेज नीचे के लिख दें। यहाँ तक कोई इशू? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। जी बेट नहीं सर जी। अच्छा, अब कल वाले सवाल पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। अक्टूबर नवंबर 2016 था मेरे ख्याल से। हाँ, ये वाला सवाल था। ये आप लोगों ने किया नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं करवा दें, चलो मैं करवा देता हूँ, आइंदा होमवर्क करके लाना बता रहा हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे सर? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है वो कह रहा है, एक मिनट कीजिएगा, वो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, जो ए पार्ट है। तो बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? ओपनिंग रॉ मटेरियल आएगा। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शॉर्टकट यूज करूंगा क्योंकि जगह कम है मेरे पास इधर, ठीक है। सो ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास? क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये देखें 10,400। सर फिर क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे परचेजेस के रॉ मटेरियल हमने परचेज कितना किया। सर कहाँ लिखा हुआ है? ये देखें परचेजेस 146,200। सर और कुछ कोई कैरेज इनवर्ड है? यस सर, सर ये रहा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है? 3,160। सर और क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ लिखी हुई है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही, 11,750। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करेंगे? माइनस करेंगे 11,750। ये क्या है? ये हमारे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। इसका टोटल कर दें, इसका टोटल आपके पास आ जाएगा 148,010। यहाँ तक कोई इशू? सर ये क्या है? ये हमारे पास कहलाता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जी बेटा, यहाँ तक कोई इशू? हसीब बेटा सर किया हुआ है सवाल। क्या हुआ है ना? ठीक है, एक मिनट करना। ओके मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर अब क्या आएगा? इसके बाद आती है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस, इसके बाद आती है डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस कहाँ है? डायरेक्ट वेजेस ये रही 249,400। सर और क्या आएगा? अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, इस सवाल में नहीं है, लिखा होगा बकाल डायरेक्ट एक्सपेंस, या रॉयल्टी होगा या डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसका टोटल करें। जी शिराज बेटा क्या आंसर है इसका टोटल? जल्दी बताओ। 397,410। 410, शाबाश सर। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखिएगा, जगह कम है इसलिए मैं ओवरहेड को ओएस लिख रहा हूँ। सर इसमें क्या है? जो इनडायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री से रिलेटेड हो। अगर इनडायरेक्ट का वर्ड यूज किया और बताया नहीं तो आपने सोचना है कि ये फिर ये यहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये इनडायरेक्ट वेजेस दिया है 54,650, हम इसको यहां लिखेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस 54,650। सर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हीट एंड लाइट आएगा। हीट एंड लाइट में सर उसने बताया नहीं है, ना ही रेंट में बताया, ना ही हीट एंड लाइट में बताया, ना ही जनरल एक्सपेंस में उसने बताया। तो मैंने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया था। इसने नीचे बताया कि कितना फैक्ट्री का है, कितना ऑफिस का है। तो नीचे उसने बताया होगा, अगर आप देखें, उसने 4/5 रेंट के लिए वर्ड यूज किया है, हीट एंड लाइट के लिए भी 4/5 यूज किया है, और 3/4 यूज किया उसके लिए जनरल एक्सपेंसेस के लिए यूज किया है। मतलब कि ये जो है ना, इतना पोर्शन जो है फैक्ट्री पे लगा है। तो 4/5 रेंट एंड हीट एंड लाइट के लिए। तो रेंट कितना है हमारे पास? 49, सॉरी हीट एंड लाइट कितना है? 28,600। लेकिन मैं चेक करूंगा कोई एडजस्टमेंट है भी या नहीं है। तो नीचे देखें, हीट एंड लाइट में एरियर आ रहा है, यानी कुछ बकाया आ रहा है। तो ये क्या करेंगे? साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो 28,600
प्लस 3500 हमारे पास टोटल हीट एंड लाइट आ जाएगा, टोटल हीट एंड लाइट आ जाएगा। इसका 4/5 हम यहाँ लिखेंगे, तो इसका 4/5 कितना बन जाएगा? 25,680। जी। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं रेंट की तरफ। ठीक है सर, रेंट क्वेश्चन में कितना गिवन है? रेंट आपको गिवन है 49,000। सर कहाँ लिखा हुआ है ये देखें, 49,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट है, कोई प्रीपेड, कोई एक्रूड? यस सर है। अगर आप नीचे देखें तो आपको प्रीपेड नजर आएगा, ये देखें प्रीपेड नजर आ रहा है 4,000 का। तो सर प्रीपेड क्या करते हैं? प्रीपेड का मतलब हमने ज्यादा पे किया है, हमारे इस साल का एक्सपेंस नहीं है ये, तो ये माइनस करेंगे। सो -4,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, मैं मार्क्स 36,000। की टाइम बचा सकूं, 36,000। ठीक है 36,000। ठीक है, इसी तरीके से उसमें भी करना है आपने, ऑफिस इनकम स्टेटमेंट में भी करना होगा। ये जो एक्सपेंस है ना, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इसका 1/5 जाएगा, रेंट का 1/5 जाएगा, क्योंकि 4/5 यहाँ गया। अब आते हैं जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर। सर जनरल एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास? 12,600 क्वेश्चन में गिवन है। इसका उसने कहा था 3/4 जाएगा, अगर आप देखें बाकी सबका 4/5 था, इसका 3/4 था, तो वो हो जाएगा 9,450। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है? अब सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन में ये ख्याल करना है उस मशीनरी के लेके जानी है जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से हो। तो अगर वो उसके आगे लिख देता है ऑफिस एंड फैक्ट्री, तो फिर फैक्ट्री वाले यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ऑफिस वाले यहाँ नहीं लिखेंगे, वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ इसने ऑफिस इक्विपमेंट के आगे तो लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी के आगे नहीं लिखा हुआ। अमूमन जो प्लांट होता है, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये जो प्लांट होता है ये फैक्ट्री में ही यूज होता है। आपके पास जो प्लांट होता है वो किस में यूज होता है? वो फैक्ट्री के अंदर ही यूज होता है। तो तो इसका मतलब इस प्लांट एंड मशीनरी का ताल्लुक किसके साथ है? फैक्ट्री के साथ है। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी, इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसने कोई परसेंटेज दी हुई होगी नीचे आपको, 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो आपने क्या करना है? प्लांट एंड मशीनरी का 10% निकाल देना है। तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है 2 लाख दी हुई है, यस सर। इसका आप 10% निकाल लें। सो 10% मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट 2 लाख, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। इसका टोटल करेंगे, यू विल गेट 145। मेरे पास मार्क्स की में खुश मत हो जाना कि सर तला की मैथ्स बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा जी सर, आगे क्या करेंगे? आगे ओपनिंग WIP है एंड क्लोजिंग WIP है। सर ओपनिंग WIP कितना है? सवाल में दिया हुआ था ऊपर, अगर आप देखें तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से, ये ओपनिंग WIP है और ये आपके पास क्लोजिंग WIP है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ओपनिंग WIP आपके पास आ रहा है 12,600, इसको प्लस करते हैं, और क्लोजिंग WIP कितना आ रहा है? 14,670, इसको माइनस कर देते हैं। इसका टोटल करेंगे, यू विल गेट 2070, और वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा हमारे पास 541,120। यहां तक मेरे साथ है? जी अबू बकर बेटा, बात समझ में आ रही है तुम्हें? जी सर। सर अब क्या करेंगे? अब उसने कोई फैक्ट्री के परसेंटेज दी हुई है आपको? कहीं दिया होगा ना फैक्ट्री, ये रहा, ये दिया हुआ है आपको, मार्कअप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मार्कअप दिया हुआ है, और वो 20% है। तो आपने क्या करना है? जस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे 20% लगा देना है। ट्वेंटी परसेंट लगाएंगे। 541, ये 190 है मेरे ख्याल से, 541,120 सही है। ठीक है वो सही है। अच्छा जी 20% इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 108,224। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या तो लिख दें ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। सर इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लें, लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सही है, अभी नजर आ रहा है तुम्हें? वैसे लैपटॉप पे पढ़ते हो या कंप्यूटर पे? जी ओ सॉरी,
मोबाइल पे? नहीं सर, फोन है मेरे पास। तो फोन में इतना आपको नजर आता होगा? जी सर, आ रहा है। ठीक है बेटा, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें आगे ही पढ़ना है। सर अब आगे पहले चले, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मोहसिन बेटा, आप मौजूद हैं यहाँ पर? जी सर। कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी माशाल्लाह से? अब बेहतर है सर, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी हुई यार आपके आने से। हमारे क्या नाम है, रौनक में इजाफा हो गया क्लास। थैंक यू सो मच सर, आपको बड़ा याद कर रहे थे। हम भी आपको मिस कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी क्लास में वो मतलब वो चार्म नजर नहीं आ रहा जो होता है, मतलब। तो मैं कह रहा था स्टार मिसिंग हो। फ्लर्ट कर रहे हैं या असली बात है ये? नहीं, सही बात बता रहा हूँ भाई, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ यार, आप हमारे हैदराबाद के स्टार्स हैं। तो आपकी आवाज पे लोग मरते हैं माशाल्लाह से यार। क्या बात है। मगर तो ये रियल में आपकी आवाज माँ अच्छी है मैसेजेस कर रही है। जी। वो तुम्हें जेलिसी की, अभी पे जलने की बू आ रही है बकायदा। आप अकेले के लिए जामुन खा रहे हैं, मेरे यहाँ तक आवाज आ रही है। ये मैं वो गर्मा खा रहा था यार, मैं काफी देर से पड़ा हुआ था, वो गर्म हो गया, मैंने खाया नहीं। फिर मैंने कहा यार खा लेता हूँ। खाए खाए चलिए और जी, सेहत बनाए अपनी। शायद बना सही, ओके ओके गुड यार। बेटा ये वैल्यू याद रखना है जो मैंने हाईलाइट की येलो कलर से, क्योंकि आगे काम आएंगी ये दोनों। याद रहेंगी तुम लोगों को। ये मुझे बता देना फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है और ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट कितना है, क्योंकि ये सारा मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चले जी, ये मैं सारा मिटा देता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, इरेजर, स्ट्रोक इरेजर, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके स्कूल में क्लास, आपके स्कूल तो ऑन हो गए होंगे ना सबके, तो ये छुट्टियां हैं। सर आप टाइमिंग थोड़ी सर चेंज कर दें सर। सर सईद की भी क्लास होती है अभी। कोई मसला नहीं, मैं चेंज करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा सेट कर दूंगा पूछ के। थोड़ा आप आधा घंटा क्लासेस सिर्फ आप आगे कर दें। सिर्फ आधा घंटा आगे कर दूं ना, ठीक है, हाँ, हो क्योंकि सर जाएगा, सईद की नो क्लास इशू। चल रही थी तो आपका मैसेज आ गया बीच में, तो छोड़नी पड़ी वो कोई इशू, पीछे। कोई इशू नहीं, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, करवा दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, बेटा आगे चलते हैं। अब सबसे, अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर आप जाके देखें, रेवेन्यू 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 कहाँ गया, अब ये रहा, ये रेवेन्यू आपके पास 742। तो आप एज इट इज लिख दें 742490। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। सर ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की ये रही। अच्छा, इसमें ख्याल ये करना है आप लोगों ने, आपने ट्रांसफर प्राइस उठानी है। अगर उसने लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, ने खुद लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, तो फिर उसको कन्वर्ट करना होगा, मार्कअप लगा के कन्वर्ट करना फिर। ठीक है, तो अभी इसने दी ट्रांसफर प्राइस पे, नो इश्यूज, हम एज इट इज लिख देते हैं 14904। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपने ट्रांसफर करवाया था ना अभी, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, सो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कितनी वैल्यू ट्रांसफर की थी? 649344। ठीक ठीक है, ओके ओके। उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। सर कहाँ है फिनिश, ये सवाल में दी हुई होती है, इसमें भी अगेन बोलूंगा, ख्याल करना, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनकम स्टेटमेंट का, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला। ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस पे लेंगे, तो दी ट्रांसफर प्राइस पे, तो हम लिख देते हैं। तो ये कितनी है हमारे पास, ये है 15750, ये माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 648498। ठीक है, ये आप माइनस कर दें तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसको ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। वो कितना आ जाएगा, 93922। यहां तक मेरे साथ हैं गाइस, यहां तक कोई इशू? नो सर। नो सर।
अच्छा सर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट ऐड करेंगे। वो बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो पहले ही करा देता हूँ। तो सर हम क्या करेंगे, फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करेंगे, क्योंकि भाई वो भी तो हमारा प्रॉफिट है ना। हमने यहाँ पर उसको क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो हमने लिखा है ना ऊपर, इससे कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। इससे कॉस्ट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। जब आप कॉस्ट को बढ़ाएंगे ना, आपका जीपी कम हो जाएगा। तो ये जीपी सिर्फ ऑफिस को शो कर रहा है, और प्रॉफिट हमें ओवरऑल दिखाना होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट है, जो फैक्ट्री वालों ने कमा के दिया है, मुझे वो भी शो करना है। तो वो कितना बनता है, तो आपने वो कैलकुलेट किया था 20% लगा के, अगर आपको याद आ रहा हो, वो 108,224, ये पीछे आप लोगों ने किया होगा। सर इसमें हम क्या सर ये करेंगे, तो इंक्रीज। जी जी सर ये बेटा, तो बाद में लिखते हैं ना, एक्सपेंसेस के ये बाद बाद में भी लिख ऐसे सकते करके। हैं, पहले भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है। कंपनी का सवाल अगर हो, जैसे ये एम लिमिटेड कंपनी का सवाल है, तो उसमें मैंने ज्यादातर जी लिखा है कि वो बाद में लिखते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है इसके अंदर, तो इतना बड़ा मसला ठीक नहीं है। है। अच्छा जी, ठीक है सर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अब इंक्रीज एंड डिक्रीज माइनस कर, इंक्रीज जो है माइनस करते हैं, एंड डिक्रीज जो है वो प्लस करते हैं। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो बना लेते हैं। डायरेक्ट भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका बैलेंस बीडी सवाल में दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो क्या करता, मैं एससीपी लगा के ओपनिंग फिनिश गुड से प्रॉफिट निकालता, एससीपी लगा के, या मार्कअप को मार्जिन में चेंज करके मालूम करता। ठीक है, तो यहाँ इसने दिया हुआ है, मैं आपको पिंक कलर से हाईलाइट करके दे रहा हूँ। इसने यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो कितना है, 2484। इसके बाद बैलेंस सीडी है। तो बैलेंस सीडी में हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो किस पे दी हुई है, वो ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है। ट्रांसफर प्राइस फैक्ट्री के लिए सेलिंग प्राइस होती है। इन शॉर्ट ये सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, और हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना है। अगर ये सेलिंग प्राइस है और 20% मार्कअप है, तो हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो आप एससीपी मेथड यूज कर लें, ठीक है। मार्कअप है, पी हो जाएगा 20, कॉस्ट हो जाएगी 100, ये हो जाएगा 120, ठीक है। एंड ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस होती है, ये हो जाएगा 15750। फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 15750 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। बताएं कितना आया, टू 2625। 2625। इसमें से 2484 माइनस करें, कितना हो जाएगा, 141। ये आपका जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और ये इंक्रीज है, ठीक है। बैलेंस शीट आपका ज्यादा है, ठीक है। इंक्रीज में हमेशा प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन के क्रेडिट साइड पे आता है। प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा ना, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा अमाउंट पे। सो इंक्रीज हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और वो कितना आ रहा है हमारे पास, 141 आ रहा है। ये इसमें से माइनस कर देंगे, और उसका नेट अमाउंट वहां लिख देंगे, वो कितना बनता है हमारे पास, वो बनता है 108,083। यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी बेटा, एनी इशू अबू बकर बेटा? नो सर। नो सर, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, अब एक्सपेंसेस लिखते जाओ, एक्सपेंसेस लिखते जाओ। सर एक्सपेंसेस कौन से आएंगे, कुछ तुमने प्रोपोर्शन किए थे अगर याद हो। जैसे फॉर सपोज हम बात करते हैं रेंट की, लाइट एंड हीट की, ठीक है ना, एंड उसके बाद जो हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस की, ये तुमने प्रोपोर्शन किए थे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो रेंट हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपने जो पीछे प्रोपोर्शन किया था, आपने 4/5 से मल्टीप्लाई किया था, वही अमाउंट होगा, एडजस्ट करके उसको मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दो, ठीक है। इसने दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि आपका जो रेंट है, आपका जो रेंट है वो 4/5 जाएगा कहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो बाकी 1/5 कहाँ जाएगा, ऑफिस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो वही अमाउंट होगा जो आपने एडजस्ट किया था, उसका 1/5 यहाँ लिख दो। तो रेंट आ जाएगा हमारे पास 9000, ठीक है। लाइट एंड हीट आ जाएगा हमारे पास 6420, एंड जनरल एक्सपेंसेस आ जाएगा हमारे पास 3150। ऐसा ही है, जी सर। ऐसा ही है बेटा, ठीक है। सर और कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, और वो एक्सपेंसेस आएंगे जिनका ताल्लुक ऑफिस से हो, जिनका ताल्लुक ऑफिस से हो, एडमिन से हो, सेल करने से हो। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखते जाओ। कैरेज आउटवर्ड सेल करने से ताल्लुक रखता है, ये यहाँ आएगा। अच्छा जी, ऑफिस कवर्ड आ गया, ऑफिस सैलरीज, ये भी यहाँ आएगा।
ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास मोटर व्हीकल की और ऑफिस इक्विपमेंट की, ये भी यहाँ आएगी। सो आ जाए, इसको भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कैरेज आउटवर्ड पर आते हैं। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑन सेल्स। तो ये कितना है 2790। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाएगा ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में 24780। फिर आ जाएगा आपके पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दो आइटम की आएगी, एक आएगा ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, एक आएगा मोटर व्हीकल। सर इसकी कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? तो नीचे रूल बताया हुआ इसने। ऑफिस में हमें किस पे लगानी है? मोटर व्हीकल में 25% ऑन कॉस्ट लगानी है और ऑफिस इक्विपमेंट 15% बुक वैल्यू पे लगानी है। तो सर क्या करेंगे, पहले ऑफिस इक्विपमेंट पे आते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 15,000, उसमें से माइनस करोगे ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो गिवन है 4,600, क्योंकि ये बुक वैल्यू पे लगानी है, मल्टीप्लाई बाय 15% कर दो। कितना आया बेटा? 1560। 1560। मोटर व्हीकल के बारे में ये कह रहा है 25% लगानी है, लेकिन कॉस्ट पे लगानी है, कॉस्ट पे लगानी है। तो 25% कॉस्ट पे लगानी है। तो 25,000 का 25% कितना आ जाएगा? 6250। इन सब का टोटल कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 53,950। ये आप माइनस कर दें, ये आप माइनस कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 53,950। ये आप माइनस कर दें, आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। वो कितना बनता है? जी बेटा, कितना है प्रॉफिट? 148,125। जी बेटा, ऐसा ही है। जी बेटा, सही है। एनी इशू? सर सही है 148,125। 125, ठीक है बेटा। कुछ समझ में आया? बेटा मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखनी है, पूरे पूरे सवाल करने होंगे, क्योंकि अभी अगर मैं सवाल कराऊंगा इतनी ज्यादा डिटेल, अगर कोई बात नहीं करवा दूंगा सारी की सारी, लेकिन कोशिश करो सर कि ये हम। जी जी, सर ये डेप्रिसिएशन वाला फिर से समझा दें। देखिए ये मैंने सुना। डेप्रिसिएशन अगर कॉस्ट पे लगनी है, डेप्रिसिएशन अगर कॉस्ट पे लगनी है, तो फिर सिंपली आपने क्या करना है, कॉस्ट पे परसेंटेज लगानी है, कॉस्ट पे परसेंटेज लगानी है। अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगनी है, तो जो कॉस्ट गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो परसेंटेज से। तो उसने कहा था जो मोटर व्हीकल है ना, मोटर व्हीकल, वो कॉस्ट पे लगेगी 25% ऑन कॉस्ट। देख सकते हो नीचे मोटर व्हीकल का, ठीक है। तो मैंने मोटर व्हीकल की कॉस्ट गिवन थी 25,000, उसका 25% निकाला, ये हो गया 6,250। और ऑफिस इक्विपमेंट के लिए उसने बोला था 15% ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है उसकी ऑफिस इक्विपमेंट की? ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट 15,000 थी, मैंने 15,000 लिखी। और डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? 4,600। अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ये जो पूरा होता है ना हमारे पास, ये कहलाता है बुक वैल्यू। इस पे लगाया मैंने 15%। जी सर, आ गया समझ। ठीक है, आ जाए आखिरी आखिरी पार्ट करते हैं, टाइम कम है। वो बोला एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रांसफर प्राइस। डेफिनेशन लिखवा चुका हूं। इट इज द वैल्यू एट विच प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट। लिख लें बल्कि, इट इज द वैल्यू एट विच, बेटा थ्योरी पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, तो डू हार्ड वर्क। एट विच प्रोडक्शन is transferred to the income statement। ठीक है, it is the value at which production is completed, production भी लिख सकते हैं आप, completed production is transferred to the income statement। it represent possible purchase price आप लिख सकते हैं।
इट रिप्रेजेंट पॉसिबल परचेज प्राइस। बाकी मास की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपको लिखवा चुका हूं। उसने भी ये लिखा है कि इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड गुड्स, द वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड गुड्स प्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना। इट ऑफन इंक्लूड फैक्ट्री प्रॉफिट, इट ऑफन इंक्लूड फैक्ट्री प्रॉफिट। उसने ये वर्ड भी मार्क्स स्कीम में शामिल किया था। यहां तक मेरे साथ हैं? अब आ जाए, आखिरी सवाल है 4 मार्क्स का, टाइम का मैं इसको कर लेते हैं। बोला है इस साल हमने 10,000 गुड बनाए थे। कितने? 10,000 गुड, 10,000 यूनिट इस साल हमने प्रोड्यूस किए थे, विच इज द मैक्सिमम। और ये हमारा मैक्सिमम लेवल है, मतलब इससे ऊपर हम नहीं बना सकते। हम ज्यादा से ज्यादा 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। A supplier has offered to supply the product to M Limited for 60 per unit in the future. एक सप्लायर आया, बोला यही चीज जो आप बना के ऑफिस वालों को दे रहे हो, मैं आपको 60 रुपए में बना के दे रहा हूं, मुझसे ले लो आके। तो सर क्या करें? तो ऐसी कोई भी ऑफर होती है, हम दो चीजें देखते हैं। नंबर 1 कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर हमारी कॉस्ट कम आ रही है, अगर ऐसी कोई भी ऑफर आती है, हम दो बातें देखते हैं। अगर हमारी कॉस्ट कम आ रही है तो हम उसको नो कर देते हैं। ठीक है। अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मतलब हमें बनाने में ज्यादा खर्चा आता है, वो 60 बोल रहा है और हमारा खर्चा 60 से ऊपर आता है, 60 से ऊपर आता है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर उससे खरीदते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो उसकी, मतलब या तो हमारी जैसी हो या हमसे ज्यादा अच्छी हो, और वो रिलायबल हो, यानी डिलीवरी के अंदर मसला नहीं करे, डिलीवरी के अंदर इश्यूज नहीं करे, टाइम पर वो आके हमें प्रोडक्ट दी जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बंदा हमें ऑफर कर रहा है कि भाई यही चीज जो आप बना रहे हो मैं आपको सस्ती बना के दूंगा, तो हम कैसे मालूम करेंगे उसका एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर या नहीं? तो पहले हम देखेंगे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर हमारी कॉस्ट कम आ रही है तो उसको तो हम बिल्कुल नो कर देंगे, भाई गुड बाय, हम क्यों तुमसे खरीदें, महंगा क्यों खरीदें। अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर हम उससे खरीद सकते हैं, अगर उसकी क्वालिटी सेम हो और वो डिलीवरी के अंदर इश्यू नहीं करे, मींस वो रिलायबल हो। यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो सर हम देख लेते हैं। बेटा मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी, तो हम चेक कर लेते हैं। वो 60 का बोल रहा है ना हमें, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी? आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, मुझे बता सकते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी 541120। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपके पास आ रही थी। हमने कितने यूनिट इस साल बनाए हैं? 10,000। सो हम 10,000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, वो कितनी होगी? 54.112। ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है। और भाई कितनी बोल रहे हैं? भाई तो हमें झटके दे रहे हैं, भाई शॉक दे रहे हैं। अब हम क्या करें? अब हम इसको 180 डिग्री का टर्न देते हैं, 180 डिग्री का टर्न देते हैं भाई, गुड बाय कर देते हैं सीधा इसको। तो वो हमें 60 बोल रहा है और हमारा खुद का खर्चा 1 यूनिट का। सर कैसे मालूम किया? ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ट्रांसफर प्राइस नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे। ठीक है। ट्रांसफर प्राइस हम तब सोचते हैं जब कोई कहता है मुझे तुमसे बाय करना है। हमारे पास कोई बंदा आता है और कहता है कि भाई मुझे तुमसे इतना माल लेना है, उसको क्या प्राइस बताएंगे तो हम सोचेंगे। ठीक है। और हमारी क्या नाम है, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हमने, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई 54.112, और वो कितनी बोल रहे हैं? 60। तो हम इसको नो करेंगे, उसको नो करेंगे। दूसरा, हम कब बाय करते हैं? हमें सोचना चाहिए जब हम फुल कैपेसिटी पे हो, जब हम फुल कैपेसिटी पे हो, मतलब उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो इस साल वो कितने यूनिट बना रहा है? 10,000 बना रहा है, और इसका ये किस पे लेवल है? ये मैक्सिमम लेवल है। तो अब उसको बाय करना चाहिए? यस सर। अगर डिमांड एक्सीड हो जाए तो उसको बाय करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड एक्सीड हो सकती है, तो इतनी जल्दी वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, आपको अपने ग्राहक को नाराज नहीं करना। अगर आपके पास कोई ग्राहक आ जाए और बोले मुझे 11,000 यूनिट चाहिए और आप सिर्फ 10,000 बना सकते हो, तो क्या करें? मना कर दोगे उसको? आप मना नहीं करेंगे, आप 1,000 कहीं और से बना लेंगे और पूरे उसको माल बना के उसको दे देंगे ताकि वो दोबारा भी मेरे पास है। तो अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि डिमांड वुड एक्सीड, तो हम शायद इससे ले लें, लेकिन अगेन हमें कोशिश करनी होगी कि क्वालिटी और जो है क्या नाम है, कौन सी चीज सेम रहे? रिलायबिलिटी, वो सेम हो। अच्छा सर, फाइनल डिसीजन देना है, क्या करें?
क्या करें, हम मना कर देंगे सीधे सीधे उसको। क्यों? तो क्योंकि हमारे पास अभी भी कुछ माल बचा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, हमारे पास माल पड़ा हुआ है कुछ 10,000 तो बना सकते हैं, वो 10,000 पूरा सेल भी नहीं हुआ, उसमें से भी कुछ माल बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन होगा हम इसको मना कर देंगे। मेरी बात सुन रहे हैं गाइस? मेरी बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो ये आप मार्क्स स्कीम से देख लीजिएगा, ये मार्क्स स्कीम आप देख लीजिएगा, और 4 मार्क्स का सवाल है, आपको एक डिसीजन लेना है एंड देन प्रोज एंड कॉन्स बताना है, दैट्स एंड। ठीक है, तो आपने सिंपल अगर आप ये लिखेंगे कि डायरेक्टर ऑफ फिल्म लिमिटेड शुड नॉट कंसीडर देयर ऑफर, इस पे भी आपको 1 मार्क्स दे देगा। फिर जस्टिफाई करने के लिए बता दो, ये कैलकुलेशन दिखाओगे 1 मार्क्स पे मिलेगा। फिर कैलकुलेशन दिखा के बता दो कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 54.112 और उसकी ऑफर है 60, जो कि ज्यादा है। ठीक है, सेकेंडली हम शायद उससे लें क्योंकि हमारा मैक्सिमम लेवल 10,000 है, लेकिन अगर फ्यूचर में डिमांड एक्सीड करती है तो शायद हम उससे लें, अगर क्वालिटी और रिलायबिलिटी की वो गारंटी दे और हम अश्योर्ड हो तो शायद हम उससे लें, दैट्स एंड। ठीक है बेटा, अब मैं अल्लाह हाफिज कर सकता हूँ? ठीक है सर। या आपको जाते हुए एक सवाल दे जाऊं घर के लिए? नहीं सर, नहीं, अगले सवाल हफ्ते दे दीजिएगा। अगले हफ्ते नहीं, कल क्लास है हमारी, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं। सर अच्छा, इसकी चलिए, एसएफपी भी ठीक, करवा दें। दे दे। एसएफपी इस सवाल में थी नहीं, कल करवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक सवाल दे रहा सर हूँ, कल टाइमिंग क्या है क्लास की सर? टाइमिंग